हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात कर लेते हैं जीएसटी इनपुट क्रेडिट के बारे में। जब आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको हैवी रेट से जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि रेट पड़ता है 28%। लास्ट मंथ एक मेरे फ्रेंड ने कार परचेज़ करी और उस पर करीब करीब 2 लाख के जीएसटी की पेमेंट कर दी। अब वो मुझसे जानना चाहता था क्या कि जीएसटी के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न है कि उसके अकाउंट में वो जो 2 लाख रुपए का जीएसटी उसने पे की है उसके अकाउंट में उसका रिफंड आ जाए, या किसी तरीके से उसको क्रेडिट मिल जाए, या इनकम टैक्स के किसी प्रोविज़न में उसका बेनिफिट मिल जाए जहाँ पर कि उसकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है उससे ये जीएसटी सेटअप हो जाए। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं, कार परचेज़ करते हैं, या रूटीन में अपने घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज़ करते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, सिमिलरली आपका मोबाइल फ़ोन्स हो गया, तो इन पे भी आप हैवी जीएसटी पे करते हैं। तो ये आपकी भी जानने की उत्सुकता रहती होगी क्या किसी तरीके का बेनिफिट हमें जीएसटी का क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन सिचुएशंस के अंदर आप ये जो जीएसटी की पेमेंट करते हैं इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर, या किसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन भी है जब आप कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज़ करते हैं, आपको इनका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही बताने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इसे स्किप ना करें, ताकि आपका किसी भी तरीके का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना हो सके। चलिए हम डिटेल में एक बार अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, जीएसटी इनपुट ऑन व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन मार्क को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, जैसे कि अगर आपको इनपुट लेना है तो आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मीन्स जो रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो कंपोजिशन स्कीम के तहत लिया हुआ है तो आपको जो बेनिफिट है वो इनपुट का नहीं मिल पाएगा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होता है वो क्या करता है कि जो आपकी आउट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस कर देता है, इंस्टेड की वो जो है वो आपको रिफंड मिलता है आपके बैंक में। जब हम जीएसटी इनपुट क्रेडिट की बात करते हैं तो किसी भी तरीके का जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है हमेशा उसको रिड्यूस करता है। जैसा कि मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ करें आपने किसी को सेल किया 100 रुपीज़ का और 28% जीएसटी था, तो आपने क्या किया, 28 रुपये उसमें जीएसटी लगा दिया। तो जो टोटल बिलिंग आपने उसको कर दी, आपने सामने वाले को जो टोटल बिलिंग कर दी अपने कस्टमर को, सपोज़ आपने वो कर दी 128 रुपये की। तो इसमें जो ये 128 रुपये है ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। अब आप कोई बिजनेस में हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सिमिलरली आप किसी को सेल कर रहे हैं तो किसी से आप परचेज़ भी कर रहे होंगे या सर्विसेज भी ले रहे होंगे। तो सपोज़ आपने किसी से 50 रुपये की सर्विस ली, उस 50 रुपीज़ पे सपोज़ करें 5 रुपये जो है उसने टैक्स लगा के दिया, जो कि आपके लिए इनपुट था। तो आपको जो टोटल सर्विस मिली वो मिली 55 रुपीज़ में। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो इनपुट का रोल होता है वो ये होता है कि जो ये आपकी 28 रुपये जीएसटी की लायबिलिटी थी ये इसको 5 रुपये से रिड्यूस कर देगा, और नेट जो 23 रुपये होगा वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो कभी भी जो जीएसटी इनपुट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, वो आपको हमेशा ही मिलता है बाय वे ऑफ क्रेडिट, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ डिटेल में इसकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कब आपको जो आईटीसी है वो क्लेम नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन है जब आपको आईटीसी क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने कोई गुड्स जो है वो यूज़ किया है पर्सनल पर्पस के लिए, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी गुड्स को यूज़ किया है तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिल पाएगा। सिमिलरली अगर आपका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है एग्जम्प्टेड सेल का, उस केस में भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोनों को समझ लेते हैं। अगर मैं पर्सनल यूज़ की बात करूं तो पर्सनल यूज़ से मेरा मतलब है, सपोज़ करें आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए आपने कुछ एसी मंगाए और कुछ एसी आपने घर के लिए भी मंगा लिए। तो जो ऑफिस के लिए एसी आपने मंगाए उसका तो इनपुट आपको मिल जाएगा, बट जो घर में आपने एसी लगाए वो आपका पर्सनल यूज़ हो गया, उस केस में आप उसका इनपुट क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कुछ बिजनेस ऐसा है जो कि एग्जम्प्टेड सेल की कैटेगरी में आता है, मीन्स आपका जो बिज़नेस है उसके ऊपर किसी भी तरीके का जीएसटी इम्पोज नहीं होता है, उसको जीएसटी नहीं लगता है, वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड कर्ड, कुछ इस तरीके के जो बिज़नेस होते हैं वो एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपका बिजनेस है तो आपको जो है इनपुट क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कब आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशंस में आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी जो सप्लाई है या आपकी जो सेल है वो एक टैक्सेबल सप्लाई है,
मीन्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स लगता हो, 2%, 5%, 8%, जैसा वो आइटम है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगता हो, वो टैक्सेबल सप्लाई हो, टैक्सेबल सेल हो। और सिमिलरली यहाँ पर जो टैक्सेबल सप्लाई है उसमें जो जीरो रेटेड सेल है वो भी कवर हो जाता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो जीरो रेटेड है वो टोटली डिफरेंट होती है एग्जम्प्टेड सेल से। तो इन दोनों ही डिफरेंट ही कंसेप्ट हैं, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जीरो रेटेड सेल भी है और टैक्सेबल सप्लाई में ही का ही पार्ट होती है तो आपको इनपुट मिल जाएगा। और फाइनली एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे आप प्रपोर्शनेटली क्लेम कर सकते हैं इनपुट को। सिचुएशन क्या होती है, सपोज आपके जो गुड्स हैं वो पार्टली यूज्ड होते हैं, पार्टली आपने पर्सनल यूज़ के लिए किए, एग्जम्प्टेड के लिए किए, और पार्टली जो थी आपकी नॉर्मल सेल थी। तो उस केस में जीएसटी के अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें पर्पस यही है बताने का आपका कि आपको इनपुट तभी मिल पाएगा जब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अंदर। आपने गुड्स यूज़ किए हैं, आपने कोई मोटर व्हीकल यूज़ किया है या किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ किया है, वो आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, और जो आपकी सप्लाई होनी चाहिए वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी ऑफ व्हीकल अंडर जीएसटी की। व्हीकल पर मिलने वाले जीएसटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके अंदर एक ब्लॉक क्रेडिट का एक कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2018। ये जो ब्लॉक क्रेडिट है ये आपको अलाउ नहीं करता है इनपुट के लिए, ये आपका जो इनपुट है उसको डिनाई करता है मोटर व्हीकल के ऊपर। अगर आपने किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल परचेज़ की है तो उसके ऊपर ये डिनाई कर देता है, आपको इनपुट नहीं देता है। तो इस केस में सबसे पहले हम मोटर व्हीकल को ही देख लेते हैं। तो मोटर व्हीकल में आपका ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, इसी तरीके से जेसीबी हो सकता है, टेम्पो हो सकता है, बहुत तरीके के जो भी हो सकते हैं वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मोटर व्हीकल जो आप अगर परचेज़ करेंगे तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक को मैंने पैसेंजर व्हीकल ट्रीट कर लिया है और एक को मैंने गुड व्हीकल ट्रीट कर लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, पैसेंजर व्हीकल को देख लेते हैं, पैसेंजर व्हीकल के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले तो अगर आपका पैसेंजर व्हीकल है, बस है, कार है, बाइक है, ये सारे पैसेंजर व्हीकल होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का जीएसटी इनपुट नहीं मिल पाएगा अगर जो सीटिंग कैपेसिटी है इन पैसेंजर व्हीकल की वो लेस देन 13 है, इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिला के अगर 13% से कम की सीटिंग है तो आपको इनपुट क्लेम नहीं हो पाएगा। बट इस केस में आप ध्यान रखें, अगर बस जो है वो यहाँ कवर नहीं होगी, क्योंकि बस जो होती है वो एक पैसेंजर व्हीकल है और उसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो 13 से ज़्यादा होती है, तो इसलिए उस केस में इनपुट मिल जाएगा। बट इसके अलावा अगर कोई कार है, बाइक है, तो उस केस में आप इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। उस एक्सेप्शन के केस में क्या होगा, अगर आपकी 13 सीटिंग से कम भी है उसके बावजूद भी आप इनपुट क्लेम कर लेंगे। एक बार वो एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। वो एक्सेप्शन क्या हो सकती है, सबसे पहला तो ये है कि आप कार डीलर होने चाहिए, मीन्स आप कार की सेल और परचेज़ में डील करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप किसी शोरूम में जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो वो कार डीलर ही कहलाते हैं। उनका बिजनेस ही होता है कार को सेल और परचेज़ करना। अगर आप कुछ इस तरीके के डीलर हैं तो आपको इनपुट मिल जाएगा। इवन आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है पैसेंजर व्हीकल की वो लेस देन 13 है। सिमिलरली अगर आपका कोई बिजनेस है जहां पर आप जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनको रेंटल सर्विसेज पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो तब भी आपको जीएसटी के अंदर इनपुट मिल जाएगा। इवन आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 13 है। अगर आपने अपनी जो पैसेंजर व्हीकल है उसको कैब या टैक्सी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी आप उसको इनपुट क्लेम कर पाएंगे। और फाइनली अगर आपने अपनी पैसेंजर व्हीकल को मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप मोटर ड्राइविंग का बिज़नेस है आपका, जहां पर आप लोगों को कार सिखाने का, बस सिखाने का काम करते हैं, अगर इस तरीके का कुछ बिज़नेस है तब भी आपको जीएसटी का इनपुट क्लेम हो जाएगा। तो पैसेंजर व्हीकल के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है तो आपको नहीं मिलेगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस जो हैं आपको ये ध्यान रखने हैं। इन एक्सेप्शन के केस में आपको इनपुट मिल जाएगा, इवन आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 13 होगी। अब हम बात कर लेते हैं गुड व्हीकल के बारे में। अब गुड व्हीकल के बारे में हम देख लेते हैं। गुड व्हीकल के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गुड व्हीकल के बारे में आपको जीएसटी इनपुट हो जाएगा। सिंपली जो है आपकी जो व्हीकल है वो आपका टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ हो रहा हो। गुड व्हीकल का मतलब होता है जब आपका जो गुड्स आप जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो सामान की ढुलाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस केस में किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है, आपको जो भी इनपुट है वो मिल जाएगा, बशर्ते जो है आपकी जो सर्विस है
वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर कवर होनी चाहिए। अब गुड व्हीकल में मेनली क्या आता है, आपका ट्रक आ सकता है, जेसीबी आ सकता है, टेम्पो आ सकता है। अगर इस तरीके का कोई आपका व्हीकल है तो वो गुड व्हीकल की कैटेगरी में कवर होता है, और अगर वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है तो उस केस में आपको जीएसटी इनपुट अलाउड हो जाएगा। अब मैंने एक छोटा सा नोट भी दे दिया है नीचे, उस नोट को भी एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या गुड व्हीकल हो, तो आप उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है, चाहे वो आपकी क्वार्टरली सर्विस होती हो या कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपको सर्विस करानी पड़ती हो अपनी गाड़ी की। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, इस नोट में मैंने यही दिया है, अगर आपका ऊपर जो ये व्हीकल है अगर वो एलिजिबल हो जाता है जीएसटी इनपुट के लिए, तो सिमिलरली जब ये आप सर्विस लेते हैं, जब आप इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक जीएसटी भी लगा होता है जो आपको पे करना पड़ता है। सिमिलरली आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसको आप उसमें जो आपको बिल रेज होता है सर्विस का, उसमें भी जीएसटी लगा होता है। तो उस केस में अगर जो आपका पैसेंजर व्हीकल है, जो भी आपका मोटर व्हीकल है, अगर उसके ऊपर आपको इनपुट मिल रहा है, तो सिमिलरली इन दोनों ही खर्चों के ऊपर, इंश्योरेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर भी आपको जीएसटी इनपुट क्लेम हो जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके मोटर व्हीकल के ऊपर जो आपने परचेज़ किया है उसी के ऊपर आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिल रहा, तो उस केस में उसका जो इंश्योरेंस होगा और जो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, उस पर भी आपको जो जीएसटी का इनपुट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बात हुई आईटीसी ऑफ व्हीकल अंडर जीएसटी की। अब हम देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के ऊपर आपको इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक बार समझ लेते हैं। अब अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज़ किए हैं, सपोज़ कोई एसी परचेज़ किया है, कोई टीवी परचेज़ किया है, फ्रिज परचेज़ किया है, मोबाइल परचेज़ किया है, या और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं जो आप परचेज़ करते हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान यही रखना है, इसमें भी अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ किया है तो इसका इनपुट आपको अलाउड हो जाएगा, बट इसकी कंडीशन ये रहेगी कि जो गुड्स आप परचेज़ कर रहे हैं वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी एग्जांपल बताया था, आपका कोई ऑफिस है, आपने अपने ऑफिस के लिए कोई फ्रिज परचेज़ कर लिया, एसी परचेज़ कर लिया, टीवी परचेज़ कर लिया, तो आपको इनपुट मिल जाएगा, वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए है। बट अगर आपने वो अपने घर के लिए ख़रीदा है तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा। मींस आपने अपने अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए ख़रीदा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए ख़रीदा है, इनपुट मिल जाएगा। बाकायदा आपको अपनी बुक्स के अंदर उसको एज ए कैपिटल गुड्स बुक करना पड़ेगा उसको, और उसके ऊपर सिमिलरली जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके उसको कैपिटल गुड्स बुक करके बिज़नेस के लिए यूज़ करके इसको बुक कर सकते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर भी इनपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों क्रक्स यही है, अगर आप किसी भी तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करी है या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ किए हैं तो डेफिनेटली आपको इनपुट मिल जाएगा। बस कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो यही रखना है कि जो आपको इनपुट मिलेगा उसके लिए आपका पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए यूज़, वो बिज़नेस पर्पस होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए, बिज़नेस पर्पस होना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.